हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों मैं हेस लॉ पढ़ाऊँगा। हेस का नियम, हेस लॉ और बेसिस ऑफ हेस लॉ। देखो प्यारे बच्चों, कोई भी अगर रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में बदले या तो कई स्टेप से बदले तो कई स्टेप का जो हीट है डायरेक्ट हीट के बराबर हो जाता है। यही हेस का नियम है और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। आखिर हेस लॉ क्या है, ये खूब एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं आज हेस लॉ। थर्मोडायनेमिक्स का आज हमारा टॉपिक है हेस लॉ, हेस का नियम। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 25 है, चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। जो टॉपिक चल रहा है हेट लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। समेशन माने टोटल, है ना, हेस का नियम। पहले तो थोड़ा सा कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट है, आखिर कब हेस लॉ लागू हुआ और कैसे हुआ, इसके बाद डिफिनीशन है 2-3 पॉइंट में। तो आप कॉपी कलम लेके प्यारे बच्चों बैठ जाओ और लिखना शुरू करिए। G.H. हेस, पहला पॉइंट है G.H. हेस, अ रशियन केमिस्ट। G.H. हेस एक रूस के साइंटिस्ट थे। इन 1840 गेव अ लॉ अबाउट द हीट ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद 1840 में G.H. हेस ने एक लॉ दिया जिसे कहते हैं हेस लॉ। दिस लॉ इज नोन आफ्टर हिज नेम एज हेस लॉ। और इस लॉ को उनके नाम से ही जाना जाता है, हेस का नियम, हेस लॉ। क्या है हेस लॉ? ये तो अभी इंट्रोडक्शन रहा। क्या है हेस लॉ? सेकेंड पॉइंट में चलिए। ये इन्वर्टेड कामा है डिफिनीशन। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन इज द सेम whether the reaction takes place in one step or in a number of step। आप समझ गए होंगे कि अगर एक रिएक्शन या तो डायरेक्ट एक स्टेप में हो जाता है या इसको पूरा करने में कई स्टेप लग जाते हैं, तो कई स्टेप का टोटल हीट जो है इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो, वह बराबर हो जाता है वन स्टेप के हीट के बराबर। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊंगा। जो ए है यह डी में डायरेक्ट बदल जाता है, ये एक स्टेप में बदल जाता है डी में, है ना। अब ए क्या करे कि अब ये तो पहला स्टेप है, लेकिन दूसरे में क्या है, ये पहला डायरेक्ट है, हम लिख देते हैं डायरेक्ट। ये डायरेक्ट रिएक्शन हुआ। लेकिन अब ए क्या हुआ, पहले बी में बदला, बी के बाद सी में बदला, सी के बाद तब डी में, यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 किलो जूल पर मोल हीट इवॉल्व हुआ थोड़े समय के लिए। अगर ए डायरेक्ट डी में बदलता है तो 10 किलो जूल पर मोल हीट इवॉल्व हुआ। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट में कई स्टेप, मेरा मान लीजिए कि यहाँ पर 3 जूल हुआ, यहाँ पर 4 जूल हुआ, 7, और यहाँ पर 3 जूल हुआ, तो टोटल 4 3 7 3 10, टोटल 10 होगा ना। तो यही हेस कह रहे हैं कि चाहे कई स्टेप में हो, उसका टोटल हीट बराबर डायरेक्ट स्टेप के टोटल हीट के बराबर हो जाता है। देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन इज द सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, माने वन स्टेप, आर इन अ नंबर ऑफ स्टेप है। ये तो डायरेक्ट वन स्टेप में हुआ, अब ये कई स्टेप, 1 2 3 स्टेप लग गया प्यारे बच्चों। ये है हेस का नियम। अभी और स्पष्ट करेंगे, एग्जाम्पल है ना। तो अब तीसरे पॉइंट में और इस डिफिनीशन को, तीसरा पॉइंट भी ये डिफिनीशन ही है हेस का। इन अदर वर्ड, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन अ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द initial reactant and the nature of the final product and is independent of the path or manner by which this change is brought about। तो प्यारे बच्चों, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो इवॉल्व है या एब्जॉर्ब है, वह पहले स्टेप
या फाइनल स्टेप पर डिपेंड करता है। माने इनिशियल स्टेट और फाइनल इनिशियल स्टेट क्या है, ए है, फाइनल स्टेट क्या है, डी है। अब बीच में कई पाथ आ जा रहा है, पहला दूसरा, उस पर इंडिपेंडेंट है, पाथ पर इंडिपेंडेंट है, बल्कि वह हीट चेंज इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंट्स एंड द नेचर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन किस पर डिपेंड नहीं करता है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। पाथ माने रास्ता, जैसे जैसे हुआ पहला दूसरा तीसरा, इससे कोई लेना देना नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि अब चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, आखिर टोटल ही तो बराबर हुआ ना, टोटल बराबर हुआ 10-10। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ आर माइनर बाई विच द चेंज इज ब्रॉट अबाउट। प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लें, आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, ठीक। तो हेस लॉ का आधार क्या है, क्या बेसिस है, वही बात है। बेसिस है इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट, वही बात यहाँ भी बताई जा रही है। हेस लॉ का मेन बेसिस है, और जो है पाथ पर इंडिपेंडेंट है। अरे पाथ में कितने स्टेप लग रहे हैं, 2 स्टेप लग रहे हैं कि 3 स्टेप लग रहे हैं कि 4 स्टेप लग रहे हैं कि 10 स्टेप लग रहे हैं कि 100 स्टेप लग रहे हैं, नो मीनिंग। वो इस पर चाहे जितने स्टेप लग जाएं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, यानी इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर इंडिपेंडेंट है। यही बेसिस है इनका। देखिए वही बात बताई भी गई है। हेस लॉ फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट इंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। इंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन है भाई। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड है ना, स्टेट फंक्शन है। दैट इज इंथैल्पी चेंज डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल स्टेट। बात आई ना, यानी दैट इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। इनिशियल स्टेट का मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, एंड द फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट क्या है भाई, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड डज नॉट अपॉन द पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, उससे स्पष्ट और हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है, हम फेन कार्बन, कार्बन के कई एलोट्रॉप्स होते हैं प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट है, डायमंड है, बकमिस्टर फुलरिन है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट की बात हो रही है। कार्बन ब्रैकेट में लिखा है ग्रेफाइट बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इन वन स्टेप। 393.5 किलो जूल पर मोल ऑफ द हीट इज प्रोड्यूस्ड। कार्बन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब ऐसी दशा में 393.5 किलो जूल पर मोल के हिसाब से हीट निकल के बाहर आती है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कार्बन सॉलिड है जो कि ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन में जलता है, O2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, एक स्टेप में डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। और हीट जो है, जो इवाल्व होती है -393.5 किलो जूल पर मोल होती है, ये है ना। लेकिन अब इस कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने में 2 स्टेप लगेगा, मैं दिखाता हूँ। पहले कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो उसका हीट टोटल इसके बराबर हो जाएगा। देखिए, इफ कार्बन बर्न्स टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट, यानी पहला स्टेप, विच देन बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, द हीट इवॉल्व्ड इन 2 स्टेप्स आर एज फॉलोड। तो दोनों स्टेप में जो हीट इवॉल्व हुआ है वो इस प्रकार है, यानी दोनों का टोटल इसके बराबर हो जाएगा। अब पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं दिखाता हूँ आगे, इसको आप नोट कर लें। बहुत बढ़िया, ये तो डायरेक्ट रिएक्शन हुआ कि कार्बन डायरेक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। लेकिन अब ये कार्बन जो है 2 स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये पहला स्टेप है, कार्बन की बर्निंग हुई और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बना गैसियस, और H1 H0 जो है हीट ऑफ रिएक्शन है -110.5 किलो जूल पर मोल के हिसाब से हीट निकल के बाहर आई। प्यारे बच्चों, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा दूसरे स्टेप में, यही कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरे स्टेप में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके
कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है ये। तब H02 यानी दूसरे स्टेप में जो हीट निकल के आई -283.0 किलोजूल पर मोल, ये बनाया गया। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया गया। एक तो कार्बन सॉलिड डायरेक्ट बन गया कार्बन डाइऑक्साइड में -393.5 किलोजूल पर मोल के हिसाब से हीट निकली। लेकिन अब यही कार्बन पहले स्टेप में पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है -110.5 किलोजूल हीट निकलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा दूसरे स्टेप में जब कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है तो -283.0 किलोजूल हीट निकलती है। तो कैलकुलेशन करते हैं क्या, द टोटल हीट इवॉल्व इन द टू स्टेप। दोनों स्टेप का पहले हीट जोड़ो, तो पहले दोनों स्टेप का हीट ले लिया जाए। टोटल हीट जो है स्टेप पहले का है, ये स्टेप दूसरे का है। माइनस पहले का कितना है -110.5, दूसरे का है प्लस, फिर ब्रैकेट में -283. अब आप ब्रैकेट हटाओगे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो 393.5 किलोजूल इसके बराबर हुआ ना। यानी फर्स्ट स्टेप के यही फैसला है कि जो ये पहले स्टेप दूसरे स्टेप में आकर कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहाँ डायरेक्ट बन जा रहा है। तो जो डायरेक्ट बनने में जो हीट निकला वह जो है जो दो स्टेप में है उनके हीट के टोटल के बराबर होता है। यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो जाए, यहाँ तो 2 स्टेप लिया गया है। इसको नोट कर ले प्यारे बच्चों, आप हेस लॉ को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे आप। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है सल्फर का। सल्फर रॉम्बिक होता है प्यारे बच्चों, सल्फर रॉम्बिक होता है। सल्फर का जो एलोट्रॉप है रॉम्बिक बर्न्स टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड डायरेक्टली इन वन स्टेप, एक स्टेप। देखिए सल्फर फिर रॉम्बिक लिखा है, 3/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है डायरेक्ट। और हीट जो निकल के बाहर आती है 395.4 किलोजूल पर मोल, है ना। अब यह सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 स्टेप में बनेगा, तो दोनों स्टेप का हीट टोटल कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यही तो है समेशन। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। इसी जो डायरेक्ट हुआ है एक स्टेप में, इसको 2 स्टेप में पूरा किया जा रहा है। देखिए सल्फर रॉम्बिक पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, सल्फर डाइऑक्साइड बना, हीट जो है H1 जो निकल के आया है -297.5 किलोजूल पर मोल आया। फिर अब यही सल्फर डाइऑक्साइड हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तब H2 जो हीट निकल के आता है -97.9 किलोजूल पर मोल आया। अब इसको इस तरह से दिखाया गया। देखिए सल्फर रॉम्बिक और डायरेक्ट बना, सल्फर रॉम्बिक डायरेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड बना, तो कितना हुआ 395.4 किलोजूल पर मोल डायरेक्ट जो है, जो डायरेक्ट बना है। लेकिन अब स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में 297.5 किलोजूल, दूसरे स्टेप में 97.9 किलोजूल। तो क्या काम करें कि हेस का नियम लागू कर दें। पहले स्टेप का दूसरे स्टेप का हीट बराबर हो जाता है डायरेक्ट स्टेप का, ठीक है। तो क्या करेंगे, जोड़ दिया हमने यहाँ पर द टोटल हीट इवोल्यूशन इवॉल्व्ड इन, जैसे ये है पहले स्टेप का कितना है 297.5, बहुत बढ़िया। दूसरे स्टेप का क्या है -97.9। आप ये प्लस को प्लस माइनस हो जाएगा, आप ऐड कर दोगे माइनस 395.4 किलोजूल पर मोल, ये बराबर आ गया है जो डायरेक्ट हुआ है, डायरेक्ट है ना। तो दिस इज द सेम एज द फॉर डायरेक्ट रिएक्शन इन वन स्टेप। तो इस तरह से जो डायरेक्ट रिएक्शन हुआ है वह स्टेप वाले टोटल हीट के बराबर हो जाता है। डायरेक्ट रिएक्शन का हीट अगर स्टेप वाले हीट को हम टोटल कर दें तो उसके बराबर हो जाता है। जो स्टेप में हीट निकले हुए हैं उन स्टेप में निकले हुए हीट को हम टोटल कर दें, सम कर दें, तो उसका टोटल डायरेक्ट हीट के बराबर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, आप इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया।